जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज फिर हम एक बार प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, यानी कि जीके जीएस की वो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आप लोगों तक लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल साबित होने वाला है। याद रखिएगा, ये टॉप 30 जीके जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। खासकर जो भी बच्चे रेलवे और एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, अपसौर कहा जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और कई बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं। एक बार नहीं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो संभवतः आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे से शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा। बहुत ही डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत ही डीपली तरीके से बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। याद रखेंगे, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे शाम का तारा, और भी अन्य नाम हैं इसके, मैं आपको बताता हूं। इसको शाम का तारा, भोर का तारा या सबसे ज्यादा चमकीला तारा भी कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन लिख के आता है कि पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी जो ग्रह है उसकी बहन किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि आकार की दृष्टि से यह बिल्कुल पृथ्वी की तरह समान लगता है, ठीक है। तो इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? शाम का तारा, भोर का तारा, चमकता तारा, सबसे चमकीला तारा, ठीक है, याद रखिएगा, और पृथ्वी की बहन। ये सब अन्य नामों से शुक्र ग्रह को जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पोंगल एक फसल उत्सव समर्पित है। तो किसको समर्पित है, यानी कि कौन से देवता को समर्पित है? पोंगल जो एक उत्सव है वो कौन से देवता को समर्पित है? तो याद रखेंगे, सूर्य देवता। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो पोंगल जो उत्सव है दोस्तों, ये किस राज्य का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि पोंगल जो उत्सव है ये किस राज्य का है। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा, ये तमिलनाडु राज्य का है, ठीक है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। ये फसल, ठीक है, फसल का एक उत्सव है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, बुद्ध बुद्ध ने, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। यहां आप देख सकते हैं, आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? तो यहां देख सकते हैं आप, सारनाथ में दिया था, ठीक है। यहां पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद अपने 5 शिष्यों को दिया जिसे कहा जाता है, यानी कि जो उपदेश उन्होंने दिया उसको क्या नाम दिया गया था, ठीक है, उस उपदेश को क्या नाम दिया गया था? तो याद रखेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। जो उपदेश उन्होंने दिया था, अपना पहला उपदेश, तो उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। एक स्पेशल पॉइंट और नोट डाउन करेंगे, यहां देख सकते हैं, महापरिनिर्माण। कोई भी बच्चा जानता हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो महापरिनिर्माण क्या किसको कहा गया बौद्ध धर्म में? तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, क्या हुई थी? मृत्यु। तो उनकी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्माण कहा गया। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में, जो कि कुशीनगर एक जनपद है, जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। लगभग कौन सी ईस्वी में हुई थी? तो याद रखेंगे, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। उस समय इनकी जो उम्र थी वो थी 80 वर्ष, ठीक है। महात्मा बुद्ध की जो उम्र थी वो 80 वर्ष थी जब उनको महापरिनिर्माण प्राप्त हुआ, ठीक है, उनकी मृत्यु हुई। याद रखिएगा, सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। एक पॉइंट इसमें और नोट डाउन करिएगा कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी, ठीक है। तो जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, वो हुई थी बोध गया में। इसको भी नोट डाउन करिएगा, बोध गया, ठीक है। बोध गया कहां पर है? ये बिहार में है, ठीक है, याद रखेंगे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो जो भारत का संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है 315, वो किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग से, यानी कि यूपीएससी और एसपीएससी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, 315 जो अनुच्छेद है वो यूपीएससी और एसपीएससी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो जो बोडो है, बोडो जो भाषा है, जो कि कहां पर, संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उसमें भी ये शामिल है, ठीक है। याद रखिएगा, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें बोडो जो भाषा है वो शामिल की गई है। ये दोस्तों असम की, ठीक है,
असम राज्य की एक आधिकारिक भाषा भी है। इसको भी नोट डाउन करिएगा आप लोग, ये असम भाषा की एक आधिकारिक भाषा भी है, ठीक है। असम में बोली जाती है बोडो भाषा, ठीक है। बोडो भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है? असम में बोली जाती है। बोडो जो एक जाति द्वारा बोली जाती है, वहाँ एक जनजाति है बोडो, ठीक है, याद रखिएगा, उनके द्वारा ये भाषा बोली जाती है बोडो। और इसके अलावा यानी कि भारत के अलावा और कहाँ कहाँ पर बोडो भाषा बोली जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। तो नेपाल में, ठीक है, नेपाल में और भूटान में, ठीक है, और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में जो है बोडो भाषा बोली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो रही है यहां पर, तो वो है एनी बेसेंट, ठीक है, याद रखिएगा। यहां आपको दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की बात हो रही है, ठीक है। प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, कौन सी? भारतीय महिला की बात अगर की जाए तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। पर यहां पर क्वेश्चन है प्रथम महिला की बात हो रही है, ना कि भारतीय महिला की, ठीक है। तो वो प्रथम महिला कहीं की भी हो सकती है। तो एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय नहीं थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पहली महिला थी। और पहली भारतीय महिला की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑल ओवर महिलाओं में बात की जाए तो दूसरी महिला थी ये, ठीक है। और भारतीय महिला की बात की जाए तो पहली भारतीय थी। इन्होंने 1925 में, ठीक है, 1925 में अधिवेशन हुआ कानपुर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। कानपुर में एक अधिवेशन हुआ 1925 में, जिसमें ये अध्यक्ष बनी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? ठीक है, कौन कौन से राज्य स्थित हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहां देखेंगे आप, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, इन चारों ऑप्शनों में ये जो तीनों राज्य हैं ये पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और यहां पर जो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये स्थित नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों आपके बिल्कुल राइट आंसर हैं, ठीक है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, इनके जो बॉर्डर हैं वो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, पर हरियाणा का जो सीमा है वो पाकिस्तान से नहीं लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यानी कि ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? ठीक है, यानी कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं कुल? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, इसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है, याद रखेंगे, 22 भाषाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इन 22 भाषाओं में आप लोगों को मैं नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि 22 भाषाओं में अंग्रेजी जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सेट 31 एक है, क्या है? जी सेट 31 क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है दूर संचार उपग्रह, ठीक है, याद रखिएगा, दूर संचार उपग्रह है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया कि 22 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, ठीक है। फिर भी क्या है, आपने देखा होगा कि भारत में, इंडिया में क्या है, अंग्रेजी जो भाषा है वो ज्यादा प्रभावी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है? बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है? बारदोली एक सत्याग्रह था, ठीक है, किसानों के लिए था। तो संबंध किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ये किसानों के लिए था, ठीक है, किसानों के लिए एक आंदोलन था बारदोली, जिसे सत्याग्रह कहा गया था, ठीक है, क्या कहा गया था? बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। तो ये कब हुआ था? सन भी याद करेंगे आप, डेट भी याद करेंगे। तो 12 जून, ठीक है, 12 जून 1928 को बारदोली आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, याद रखेंगे कब? 1928 को। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी कि सोना, गोल्ड जो है सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, गोल्ड जो है, सोना जो है, सबसे ज्यादा पाया जाता है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। कर्नाटक में भारत का लगभग 80% सोना प्राप्त किया जाता है। कितना? 80%। बाकी बचे अन्य राज्यों में किया जाता है, कर्नाटक में 80%। कर्नाटक में जो एक प्रसिद्ध सोने की खान है वो कौन सी है? कोलार, ठीक है, कोलार, ये कहां पर है? कर्नाटक में ही है, ठीक है। सोने की जो प्रसिद्ध खान है कोलार, वो कहां पर है? कर्नाटक में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में देखा गया है। रेड डाटा बुक, जिसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है,
क्या है ये, ठीक है, क्या है ये, चलिए देख लेते हैं। तो देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन डी आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, क्या होगा, जानवरों पौधों आदि की दुर्बल और लुप्त प्राय प्रजातियों का विस्तृत दस्तावेज, यानी कि जो जानवर या पौधे विलुप्त हो जा रहे हैं यानी कि खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रजातियों का विस्तृत दस्तावेज निकालना, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी, जानवरों पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का विस्तृत दस्तावेज निकालना, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें रेडियो संचार संभव है, ठीक है, रेडियो संचार संभव है, तो याद रखेंगे दोस्तों आयन मंडल में, ठीक है, आयन मंडल में क्या है, रेडियो संचार संभव है, ठीक है, याद रखेंगे। यहां पे समताप मंडल के बारे में भी जानेंगे। समताप मंडल में क्या होता है, ठीक है, हवाई जहाज की उड़ान भरी जाती है यहां पर, ठीक है, क्या होती है, हवाई जहाज की उड़ानें जो भरी जाती हैं वो समताप मंडल से भरी जाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ। 1857 का जो विद्रोह है वो कब से शुरू हुआ, तो ये एक सैनिक विद्रोह था, 10 मई 1857 को पहली बार शुरू हुआ, ठीक है, याद रखेंगे डेट अच्छे से, 10 मई 1857 को शुरू हुआ। एक पॉइंट और नोट डाउन करिएगा, 1857 का जो क्रांति था, जब ये विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, गवर्नर जनरल कौन था, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, नोट डाउन करेंगे बच्चे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। उस समय 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, उसमें लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी उस समय वर्ष 1911, ठीक है, कौन से वर्ष में बनी, 1911 में बनी, ठीक है, उस समय 1911 में दिल्ली जो है वो क्या बनी, भारत की राजधानी बनी, ठीक है, उससे पहले क्या थी, कोलकाता थी, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी नींव किसने रखी थी, तो याद रखेंगे तत्कालीन सम्राट उस समय कौन था, जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम ने इसकी नींव रखी थी, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, जॉर्ज पंचम ने इसकी नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से जल का क्वथनांक कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार साइंस का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं बच्चों अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन एक एक करके पढ़ेंगे, मैं बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत डीपली अच्छे तरीके से आप लोगों को एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। मैं गारंटी देता हूं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, रोज डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको रोज डेली जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और ये फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये वे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं और आगे भी आपको क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो रोज डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, हमारे साथ जुड़े रहें, आपकी जीके जीएस की तैयारी आपके एग्जाम से पहले 100% यहां पर करा दी जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से जल का क्वथनांक कितना होता है, ठीक है, जिन भी बच्चों को आंसर पता हुआ करे वो जल्दी से मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देके अपनी प्रैक्टिस भी जीके जीएस की यहां पर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है ये, अच्छे से तैयारी करिए, रोज डेली आपको मिलता रहेगा। अभी कल भी मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करवाया है, जिन भी बच्चों को पढ़ना है वो जाकर वहां पर हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे, तो वहां पे भी जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में जल का क्वथनांक कितना होता है, ठीक है, सेल्सियस के हिसाब से यहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कई बार क्या लिख के आता है, 100 डिग्री सेल्सियस यहां पर दिया हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कई बार दोस्तों क्या लिख के आता है, 373 के, ठीक है, याद रखिएगा 373 के लिख के आता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, केल्विन, ठीक है, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों डायबिटीज, जैसे शुगर, मधुमेह, हिंदी में मधुमेह, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है मधुमेह को कम करने के लिए, ठीक है, याद रखेंगे, चाहे इसे डायबिटीज कहिए, चाहे शुगर कहिए, चाहे मधुमेह कहिए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, विश्व क्षय रोग जैसे टीबी, ठीक है,
दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ये एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। तो इसको कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस मनाया जाता है। एक पॉइंट और नोट डाउन करिएगा, ये जो क्षय रोग होता है, टीबी होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन से टीके का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कौन से टीके का उपयोग किया जाता है, किसी बच्चे को पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं फिर आपको बताता हूं। विश्व क्षय रोग यानी कि क्षय रोग जो होता है, टीबी जो होती है, टीबी की जो बीमारी होती है, उसमें इसको कम करने के लिए या इसको ठीक करने के लिए जो टीका लगता है वो कौन सा है, चलिए मैं बता देता हूं, BCG, ठीक है। BCG टीका लगता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ सकता है, इसीलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को नोट करवा दे रहा हूं। अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा। मेरा पढ़ाया हुआ एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन में कई अच्छे अच्छे पॉइंट भी, छोटे छोटे पॉइंट भी आपको बताता हूं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत का जो सबसे पहला बैंक था कौन सा है, सबसे पहला बैंक भारत में कौन सा था, तो याद रखेंगे दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी जब स्थापना हुई थी 1770 में, ये खोला गया था बैंक, 1770 में ये बैंक खोला गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। फिर ये 50 साल चला, 50 साल चलने के बाद किसी कारणवश ये बैंक बंद हो गया था, ठीक है। 50 साल, खाली ये 50 साल ही चला, ठीक है। 50 साल चला, उसके बाद ये क्या हो गया, बंद हो गया। पर पहला बैंक जो था भारत का, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही था, 1770 में खोला गया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेल क्यों प्रसिद्ध है, सेल क्यों प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है, स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्टील को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे, इस्पात नाम सुना होगा आपने, इस्पात, ठीक है। इस्पात को ही, इस्पात उत्पादन या स्टील उत्पादन, इसको कहा जाता है, इस्पात हिंदी में कहा जाता है। तो स्टील आखिर दोस्तों कौन सी चीजें मिलकर, ये कौन सी धातु मिलकर स्टील बनाई जाती है यानी कि बनता है, तो याद रखिएगा, लोहा सबसे महत्वपूर्ण है, लोहा प्लस कार्बन, ठीक है। लोहा, कार्बन और अन्य कुछ मिश्र धातुओं को मिलकर, मिलाकर स्टील बनता है, ठीक है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लोहा और कार्बन का मिश्रण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, ये जो गोधरा कांड था ये बहुत ही जो है प्रचलित, ठीक है, विख्यात कांड था, ठीक है, याद रखेंगे। तो गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों एक रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। मैं कुछ हिंट आप लोगों को बता देता हूं, क्या हुआ था, गोधरा जो कांड कांड हुआ था, ये क्या हुआ था दोस्तों, ये 27 फरवरी 2002 को हुआ था। कब हुआ था, 27 फरवरी 2002 को ये कांड हुआ था, ठीक है, सन भी याद कर लेंगे, 27 फरवरी 2002 को ये कांड हुआ था, ठीक है। इस क्या हुआ था, इसमें साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन थी, साबरमती एक्सप्रेस, उसमें दोस्तों आग लगने के कारण क्या हुआ था, 59 हिंदू कार सेवक जो थे, ठीक है, हिंदू कार सेवक जो थे वो जिंदा जल गए थे, ठीक है, याद रखिएगा, जिंदा जल गए थे। और इसमें जो जो लोग शामिल थे, ठीक है, जो जो लोग शामिल थे वो पकड़े भी इसमें गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत ही बड़ा कांड था ये, ठीक है, 27 फरवरी 2002 को हुआ था, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस जो थी उसमें जो है 59 हिंदू कार सेवक थे जिनकी जलकर मौत हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, तो रेल इंजन के जो आविष्कारक हैं वो कौन है, जॉर्ज स्टीफेसन, ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन जो है वो रेल इंजन के आविष्कारक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष की बात की जाए तो 1814 में इन्होंने ये आविष्कार किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था, स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट था वो किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो याद रखेंगे, जॉन मथाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल आंसर सही है, स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट था वो किसने प्रस्तुत किया था, जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट डाउन करिएगा, जो ये रेल बजट है दोस्तों, आम बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, यानी कि अलग किया गया था। यह प्रथा कब से थी, तो 1924 में
रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाना शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कि रेल बजट और आम बजट अलग हो गए थे। उसके बाद फिर चेंजेस हुई है कब? 2017 में। 2017 से क्या हो रहा है दोस्तों? 2017 में चेंज कर दिया गया, यानी कि रेल बजट और आम बजट इन दोनों को अब एक साथ पेश किया जाने लगा, यानी कि इनका विलय हो चुका है। ठीक है, अब ये एक साथ पेश किए जाते हैं 2017 के बाद से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? निम्नलिखित में से ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन नष्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा किसमें पाई जाती है? सीएफसी में। सीएफसी में। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्लोरीन जो है इन चार ऑप्शनों में ओजोन परत को नष्ट करती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? ठीक है, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रगज्योतिषपुर। ठीक है, ऑप्शन डी प्रगज्योतिषपुर इसको कहा जाता था गुवाहाटी को, यानी कि ऑप्शन डी प्रगज्योतिषपुर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे सुकुमार सेन। ठीक है, ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन? सुकुमार सेन बिल्कुल राइट आंसर है। 1950 से लेकर 1958 तक ये क्या थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के। ठीक है, सबसे पहले थे। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और करंट के लिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, ये तो थे पहले, भारत के पहले। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए, वर्तमान में यानी कि 26वें। ठीक है, 26वें इस समय कौन है? 26वें जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे वर्तमान समय में, यानी कि 2024 की बात हो रही है यहां पर, 2024 की। तो कौन है? याद रखेंगे कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजीव कुमार। ठीक है, नोट डाउन करिएगा। राजीव कुमार जो हैं वो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ये 2022 से अभी तक बने हुए हैं अपने पद पर। ठीक है, 2022 से अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका जो रिटायरमेंट, ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? तो ये दोस्तों 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या इन्होंने 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तो ये रिटायर हो जाते हैं अपने पद से। ठीक है, याद रखिएगा। सभी यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां मैं आपको टॉप 30 करवा रहा हूं, पर मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं उसको मिला जुलाकर आपके लगभग लगभग 50+ क्वेश्चन यहां पर बन जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं मेरे एक क्वेश्चन में 3-3 आंसर आपको देखने को मिलेंगे, 3-3 क्वेश्चन आपको बनते हुए मिलेंगे। ठीक है, इसलिए शुरू से अंत तक हर एक क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताइए। भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताइए। तो जो सबसे पश्चिमी स्थान है वो है गुहार मोटा। यहां पर गुहार मोती कर लीजिए इसको। ठीक है, आप लोग सही कर लेंगे, थोड़ा सा करेक्शन है। गुहार मोती नामक एक गांव है। ठीक है, क्या है? गांव है जो भारत का सबसे पश्चिमी गांव है। ये कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में कहां पर? गुजरात का जो सबसे बड़ा, गुजरात का ही क्या, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। ठीक है, कच्छ जिले का एक गांव है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कच्छ जो जिला है वो भारत का सभी राज्यों में सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, याद रखेंगे, जिसमें गुहार मोती एक गांव है जो भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी कल्हड़ बिल्कुल राइट आंसर है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़ आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है, तो कौन सा है? तो याद रखेंगे भाग 11 यानी कि भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 255। ठीक है, भाग 11 है, अनुच्छेद 245 से 255 में यह उल्लेख है
केंद्र और राज्य के संबंधों का। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे लगे, पढ़ने में मजा आया हो तो प्लीज बताइए कि कमेंट बॉक्स में आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे, पढ़ने में कितना मजा आया। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए, रोज हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को रोज डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता रहेगा। ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब तक जय हिंद।